हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोनिस लाल, इस चैनल का ओनर, और मैं आपका प्यारा सा भैया एक नए आरंभ के साथ, एक नए जर्नी के साथ इस लेक्चर को लेकर के आया हूँ, जो क्लास 9 का बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब बताइए कि आपके हालचाल कैसे हैं। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, क्योंकि आप अभी 8 से जस्ट अभी 9 में आए हो, तो बहुत सारी हो सकती है परेशानी, आपको मैथ समझ में नहीं आता होगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती होंगी, बट मैं आपको गारंटी ये देता हूँ कि आपको जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगा, जो ये मैं पूरा कोर्स आपको करवाऊँगा, उसमें प्योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ अपन बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं अपने तरफ से आपको कोई भी कठिनाइयाँ नहीं दूँ, बट बाकी सब है आपका मेहनत, क्योंकि पढ़ाना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, मेहनत आपको करना है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मार्क्स आप ही नहीं ला पाओगे। नहीं तो वैसे ही अब आरटीई ने तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया 9 तक, अब 9 के बाद तो 10 में पहुंचना है, 10 के बाद बोर्ड्स देना है, उसके बाद भी तो अपना करियर ही बनाना है। तो उसी के साथ साथ सब कुछ अपन एक एक टॉपिक को आराम से समझते हुए चलेंगे और आराम से मैं समझाते हुए भी चलूँगा। तो ठीक है, तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं मोनिस लाल हूँ, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, फ्रॉम झारखंड। और मैंने अपना 10th और 12th रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल से कंप्लीट किया है, जो कि जमशेदपुर सिद्धगोड़ा पे है। और अभी मैं अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ साथ मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, तो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ पढ़ाने को लेकर के, जहाँ पे मैं मैथ्स स्पेशली टारगेट करता हूँ। और मैं इस चैनल को भी इसलिए खोला हूँ कि मैं आप सबको मैथ्स डिलीवर कर सकूँ विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो बस यही था, और आप अपने हालचाल बता सकते हैं, और अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए अपना कॉपी पेन निकालिए और आगे हम लोग इस लेक्चर से बात करते हैं कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आपने टॉपिक देखा, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब ये रैशनल एंड इरैशनल नंबर के जो टॉपिक है, इसमें आपको, और ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें और भी दो चीज़ आ जाएंगे आपके, रियल नंबर्स एंड सर्ट्स, है ना। तो ये आपको मैं बता दूं कि आपको रैशनल एंड इरैशनल नंबर से पढ़ने से पहले आपको रियल नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बट आपके चैप्टर में ही वैसा कुछ दिया हुआ है, आपके स्कूल्स में ही, आपके एनसीईआरटी और जैसे आईसीसी जो है, एमएल अग्रवाल टारगेट करते हैं, उन्होंने रैशनल नंबर को पहले बताया गया, तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि रैशनल नंबर को पहले टारगेट करते हैं, उसके बाद हम लोग रियल नंबर को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो ये जो रैशनल और इरैशनल नंबर है, अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ने जाएंगे रैशनल नंबर को, उसके बाद हम लोग इरैशनल को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग रैशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके तगड़े तगड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इरैशनल में भी आएंगे, फिर उसके भी रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइंस वगैरह पढ़ना है, जो कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर को हम लोग इरैशनल नंबर्स के ही तौर पे ज़्यादा फोकस्ड किया गया है। ठीक है, तो आप एक काम करो, फटाफट कॉपी पेन निकालो, मैं आपको रैशनल नंबर बताता हूँ, फिर उसके बाद इरैशनल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स का, देखो भाई, हम लोगों ने सब तरह तरह के नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, उसी में जो ये रैशनल नंबर आता है ना, ये एक वर्ड से बना है, जिसमें आप अपना पहला स्टार्टिंग वर्ड अगर आप देखो तो वो किससे बना है? रेशियो वर्ड से। क्या बना है? रेशियो वर्ड से। ये कोई भी दो नंबर्स का रेशियो बताता है, स्पेशली दो इंटीजर्स का रेशियो बताता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर इसका डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ पढ़ूं, तो ये बोलता है कि एनी नंबर expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0,
is known as rational numbers। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई भी दो नंबर, कोई भी दो इंटीजर जिनका रेशियो हम लोग निकाले और उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करें और वहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हर एक पर्टिकुलर नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले 2/3, -4/9, 16/2 और 1 वगैरह जितने भी आप एटसेट्रा कुछ भी नंबर आप ले सकते, बस उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे, मैं उसको क्लियर करता हूँ। जैसे कि पहला सवाल ये आ रहा होगा कि सर हमने तो एक 8 में एक चैप्टर पढ़ा था फ्रैक्शन, या फिर 7-6 में ही पढ़ा था, उसमें तो ये ऑलरेडी ये चीज़ दिया हुआ था, तो ये रैशनल नंबर क्या आ गया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर पे कितना का डिफरेंस है। फ्रैक्शन जो होता है वो बताता है अ पार्ट ऑफ होल, मतलब एक डब्बा है, उस डब्बे पे 10 चॉकलेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक चॉकलेट उठा करके एक बबलू और टपलू को दे दिया, एक चॉकलेट उठा करके बबलू को दे दिया और दो चॉकलेट उठा करके टपलू को दे दिया, तो वो पूछ रहा है कि उस डब्बे के चॉकलेट्स का कितना भाग हमने बबलू को दिया और कितना टपलू को दिया। अगर हमने बबलू को एक चॉकलेट दिया और डब्बे में कितना चॉकलेट था, 10 चॉकलेट्स, तो उन्हें हमने एक में 10 दिया और टपलू को हमने 2 दिया, कितने में, 10 में। बट अगर आप यहां पे ध्यान दो ना, तो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, एक्चुअली इन केस प्रैक्टिकली ये नेगेटिव में नहीं आ सकता है कि नहीं। अभी आप एक बात बताओ, अरे भाई अगर बोलेंगे कि उस डब्बे में -4 चॉकलेट, ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। लॉस वगैरह ये सब जो प्रॉफिट लॉस होते हैं वो तो बात की बात है, वो तो अलग चीज, क्वांटिटी नंबर हम लोग पढ़ते हैं। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जो डब्बा है, आप डब्बे में बोल सकते हो कि क्या -4 चॉकलेट होगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई when we represent the ratio of two integers in the form of p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0 is known as rational number। जहां पे हमें दो नेगेटिव वैल्यू का या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू का रेशियो हम लोग डिफाइन कर ले, वही बताता है हमारा रैशनल नंबर, जिसमें वो नेगेटिव भी हो सकता है। बट इन फ्रैक्शन के केस में वो नेगेटिव नहीं होता है। हमने उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के केस में पढ़ा होगा, बट वो एक्चुअली फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है नेगेटिव साइंस को। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अब उसके बाद इसके और भी तो इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। तो जैसे अभी बोला, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि -1, तो ये बताइए क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर पे क्या रहा होगा, 1। देखिए तो ये इन दोनों का रेशियो आ रहा है, -1/1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, और Q जो है हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसी कारण से ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो इससे अपन को ये पता चल गया कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, एवरी इंटीजर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि एवरी इंटीजर is a rational number, है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी पता चल गया हमें कि एवरी इंटीजर क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। तो आप ऐसे उतारो, फिर उसके बाद हम लोग और एक इंट्रोडक्शन को लेकर के चलते हैं। इसमें और क्या क्या इंट्रोडक्शन पार्ट्स है उसको भी कवर आउट करते हैं। ठीक है, आप इसे फटक से लिखो, मैं 3 तक गिन रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे रब कर दूंगा तो 2 इंट्रोडक्शन और मैं बता दूंगा, 1 2 3। चलिए, अब सेकेंड पॉइंट है, आइए, सॉरी थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अ रैशनल नंबर इज
derived from the word रेशियो। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे भी स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कराते हैं ना, इतना इंट्रोडक्शन तो अपने को पता है। देखो भाई, यही बात होता है। बहुत सारा चीज़ क्या होता है ना, आप लोग स्कूल से पढ़ के आ जाते हो या फिर कहीं कहीं भिन्न जगह से पढ़ के आ जाते हो, तो उस पर क्या होता है ना, अगर आपको इंट्रोडक्शन ही ढंग का नहीं पता रहेगा ना तो आप उससे टैकल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उसको अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में पार्ट बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा आपको समझने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उसके दिल के बात को समझने के लिए पहले उसे समझना होता है, ठीक है। तो पहले उसे समझ लो, फिर उसके दिल के राज को समझना, ठीक है। चलिए, तो अभी जैसे ये क्वेश्चन क्या बोल दिया, रैशनल नंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशियो, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो नंबर्स के रेशियो को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया आपका, अगर चौथा पॉइंट ये है, अगर कोई भी रैशनल नंबर है जिसका रेशियो p बाई क्यू पे आया है और p बाई क्यू का जो ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर्स है, अगर वो खाली 1 है तो इस टाइप के रैशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर इररेड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है। यही था, बस इतना ही इंट्रोडक्शन था। बाकी हम लोग अब प्रॉपर्टी के आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं ना, देखो यार, वीडियो ऐसे ऑलरेडी रिकॉर्डेड मैं कर रहा हूँ, तो अभी जैसे भी रब करूँगा लिखाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक थोड़ा ट्रांजिशन टाइप का एक थोड़ा कवर आउट ऐसे करके आपके कैमरा के सामने करूँगा। उस पर क्या होगा कि फटाफट ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, तो ये वीडियो जो होगा वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, ये तो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए, ठीक है। तो आप फटाफट इसे कॉपी करो, मैं फटाक से इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखता हूँ और आपको अच्छे तरीके से पूरा समझाता हूँ। चलिए, 1 2 3। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं, फटाक से आपने उतार लिया होगा। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। जैसा कि आपको बोले ही मैंने कि उसे जानने के लिए पहले उसके बारे में जानना पड़ता है, तो अब हम उसके बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को आसानी से चुटकी बजा करके सॉल्व करेंगे। तो चलो, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। नाउ a by b and is equals to c by d if and only if ad equal bc। मतलब क्या बोल रहा है बताते हैं। यहाँ पे जो आपका a by b है और c by d है, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है। a by b इज इक्वल c by d, दोनों के दोनों रैशनल नंबर है। और वो ये कहना चाह रहा है कि अगर दो रैशनल नंबर है वो तभी सेम हो सकते हैं कि जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग करें तो वो क्या आए, इक्वल आए, तभी जाकर के वो इक्वल हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल 2/6 इज इक्वल 2/6 इज इक्वल 3/9 3/9। कैसे? अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सम, देखिए ए डी, यहाँ पे ए और डी का मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहाँ पे बी और सी का, तो क्या हो जाएगा 9 × 2 और यहाँ पे जाएगा 6 × 3, बोथ जगह से 18 आएगा, तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी सुधार लीजिए, हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, तो अगर हम उसका अरिथमेटिक कुछ भी हम लोग सोल्यूशन करें, ठीक है, जैसे आपका a प्लस बी करे, आपस में सब्ट्रैक्ट करे, आपस में ऐड करे, आपस में मल्टीप्लाई करे या फिर आपस में डिवाइड करे, तो वो के जो नंबर ऑब्टेन होकर के आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। बट एक कंडीशन है कि जब अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर डिवाइजर से अगर डिवाइड किया जा रहा है, तो वो जो हमारा डिवाइजर होगा वो डिवाइजर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल बी, यहाँ पे हमारा क्या है डिवाइजर, तो बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं तो अगर जीरो हो गया तो उसके इनफाइनाइट वैल्यूज आते हैं। जैसे आप बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि भाई एक को अगर मतलब सपोज अगर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं जीरो से, तो वो जीरो ही आता है। देखो मल्टीप्लाई अगर करो जीरो से तो जीरो आता ही आता है, बट डिवाइड करने से जीरो नहीं आता है। ये आपके मल्टीपल वाले इनफाइनाइट वैल्यूज आते हैं, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज नहीं भूलूंगे, इनफाइनाइट होता है इसका सोल्यूशन, ठीक है।
तो ये भी आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके उतने डिटेल में दिया नहीं है। जब आप लोग 11 में आओगे 12 में आओगे तो आप लोग वहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एक चैप्टर पढ़ोगे, तब उसमें ही डिटेल एनालिसिस में बताया गया है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अभी क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, एग्जाम्पल a comma b are rational then a plus b by 2 lies between them। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसको आपने लिख लिया होगा, रब कर देता हूँ, 2 तक गिन रहा हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लेना, 1 2 3। चलो मैं इनको दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे 7/2, ठीक है, और यहाँ पे अगर एक नंबर लिख दिया मैंने 5/2 लिख देते हैं, नहीं 5/2 तो मिल जाएगा, 9/2 लिख दिया। चलो 9 एक लिख दिया 7/2 और एक लिख दिया 9/2, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनके बीच में हम लोग, इनके बीच में भी बहुत सारा नंबर होगा। नहीं तो अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल दिए तो और बढ़िया एग्जांपल देकर के वजह से, मान लो 1 और 2, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इनिशियल प्लस फाइनल प्लस डिवाइडेड बाय जितना वो रहता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे 1 प्लस ये है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 2, तो कितने नंबर है, बीच के अगर निकालना है एवरेज मीन तो ये 2 कर देंगे, जो क्या आएगा हमारा 3/2, है ना। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर लाई कर रहा है जो कि है 3/2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसी तरीका से अब हम लोग 3/2 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। चलो वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो पहले 1 और 3/2 के बीच में 1 प्लस 3/2 करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो देखो, तो इन दोनों का जो ऊपर में अगर हम लोग करते हैं तो ऊपर में इसका एलसीएम आएगा 2, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 + 3 y में 2, ठीक है। 2 + 3 हो जाएगा 5, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो ऑलरेडी इसके पास डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। बस यही समझाया जा रहा है, मतलब कितने भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाला जा सकता है। बहुत सारे नंबर, बहुत, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना नंबर निकाला जा सकता है। कल्पना गैर में नहीं जाना भाई, सोच सोच, आप थिंकिंग जितना कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो आप इसे उतारो, फिर एक बढ़िया से क्वेश्चन देते हैं और उसको ट्रिक भी बताते हैं कि किसी फटाक से कैसे सॉल्व करना है। 3 तक गिन रहे हैं फटाक से, 1 2 3। चलिए मिटा देता हूँ। इस रैशनल नंबर का जो हमारा पहला टॉपिक है उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो खाली इंसर्ट करना है, ये जो भी अपने तरीका देखा कि दो नंबर के बीच में कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स निकाला जा सकता है, उसी को ही, ठीक है। ज़्यादा फोकस आप नहीं करना है। चलो अब आगे क्या है, बोल रहा है, एक पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। क्वेश्चन बोल रहा है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन आप लोग को बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग सबके सब क्या करोगे भाई, कि अगर 2 और 3 रैशनल नंबर, 2 और 3 के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो पहले क्या लेंगे 2 + 3 y में 2, तो इससे क्या आ जाएगा अपना 5/2 आएगा। तो इन दोनों के बीच में 5/2 आया, तो जैसे 2 5/2 और 3 हो गया। तो अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर एक बीच में लाएंगे और इन दोनों को ऐड करके फिर एक बीच में लाएंगे, तो पूरा होल टोटल में 3 आ जाएगा। बट अगर हम आपको बोले तो ये उपाय तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत ही लेंदी है, बट ये बहुत ही लेंदी है। तो अपन को लेंदी नहीं पकड़ना है, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक को आप कीजिएगा, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो तो ट्रिक कुछ क्या है बताता है, जैसे अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है तो जितना इन बिटवीन जितना नंबर निकालने बोलेगा उसको आप लोग ध्यान दे दो। कितना निकालने बोल रहे हैं 3, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 को ले लेंगे, 3 जितना नंबर निकालने बोला 3 बोला, 3 को +1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 को +1 ऐड कर देंगे तो 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो इनिशियल वाला है और इधर लिखेंगे फाइनल वाला वैल्यू को, फाइनल वाला वैल्यू को,
ठीक है, 2 और 3। तो जैसे ही हम लोग का 3 + 1 4 आया ना, तो अभी तक बात बताओ, कोई भी एक नंबर है रैशनल नंबर, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, है ना। तो इसके में भी 1, इसके में भी 1 रहा होगा। 3 निकालने बोला, 3 में एक ऐड कर दिए, 4 हो गया। अब 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए दोनों जगह पे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या आ जाएगा बताइए भैया, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा 8, इसमें रहेगा 4, ठीक है। इसमें क्या रहेगा 12, इसमें क्या रहेगा 4, है ना। अब देखो तो भाई 2 और 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8/4, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 12/4। अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, हम लोग को और कितना नंबर लेकर के आना है, 3 नंबर लेकर के आना है इन बिटवीन, 3 नंबर इन बिटवीन लेकर के आना है, तो उसमें भी डिनोमिनेटर 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब बात बताओ भाई, अब एक तो बात बताओ, क्या 12 और 8 के बीच में नंबर्स नहीं आते हैं? जी हाँ आते हैं। क्या क्या नंबर आते हैं, पहले इन लोगों को लिख दो, 8 और यहाँ 12, क्या क्या नंबर आते हैं, 9, 10, 11। देखो तो एग्जैक्ट वही 3 नंबर आए जो इन बिटवीन है। क्या हम लोग क्या किए, पहले हम लोग एक ऐड किए, एक ऐड करने के बाद हम लोग क्या किए, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे जो इनिशियल वैल्यू था, है ना, उसका, और उसके बीच में जो अपने न्यूमरेटर के डिपॉजिट में जो नंबर आएंगे उसको हम लोग क्या किए, यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। बस अपना आंसर निकल के आ गया, ठीक है। बस यही है, सिंपल सा, ठीक है। तो आप लोग इसे उतारो और हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा, फिर उसको आप सॉल्व करना, फिर उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आपने उतार लिया होगा, चलो गिन लेते हैं, 1 2 3। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंसर्ट 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक है। बोल रहा 1/3 और 1/4 के बीच में रैशनल नंबर। अब तुम लोग फिर क्या सोचोगे भाई, क्या सोचोगे कि भाई सिंपल ये करना है, तो 4 है तो 4 को +1 करते हैं, दोनों तरफ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना आंसर है। बट अगर इस केस पे करोगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। क्यों पता है क्यों? उसका रीजन भी ये है कि अगर आप पहला वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया था भाई, हमने किया था कि उसका जो डिनोमिनेटर था, देखा था दोनों का 1 था डिनोमिनेटर, यस और नो, दोनों का डिनोमिनेटर 1 था। बट इस केस में क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर 1 है? नहीं है। तो क्या किया जाए, डिनोमिनेटर सेम तो कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? हाँ, एलसीएम, एलसीएम से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साइड में क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे ना। अगर हम लोग 3 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 1 जा 4 एज इट इज रह जाएगा, 2 1 जा 2 इधर, फिर 2 का लेंगे तो 2 इधर और 1 इधर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, 3 × 2 4, सॉरी 3 × 2 6 और 6 × 2 12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया ना, एलसीएम ऑफ 3 and 4 = 12, है ना। तो ये नंबर एक्चुअली क्या हो जाएगा, अब बताओ, 3 को 12 बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 4, और जितना हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही हम लोग न्यूमरेटर में भी करते हैं। आपने ये तरीका सीखा होगा, नहीं सीखा तो भी जान जाओ, ठीक है, 4 से, है ना। तो ये इसका देखो, इसका डिनोमिनेटर में भी 12 आ गया और इसका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, देखो तो 4 आ गया, ठीक है। वैसे ही अब ये वाला जो हम लोग किए, अभी देखो 4 में 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 1/4 है। अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/12 हो जाएगा, होगा। देखो तो अब यहाँ पे नंबर्स क्या आ गए, 4/12 और 3/12 आ गए, 4/12 और 3/12 आ गए। तो अब बता, अब हम लोग को निकालना कितना है, हम लोग को 4 रैशनल नंबर निकालना है, 4 रैशनल नंबर निकालना है इन बिटवीन। तरीका अपना वही वाला, क्या करेंगे हम लोग, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/12, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/12, ठीक है। 3/12 अगर प्रोबेबिलिटी अगर ये भी देखा जाए तो भाई 3/12 एक्चुअली छोटा नंबर है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं, 3/12 को पहले, है ना। और उससे भी पहले हम तो ये बोलेंगे कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई ही कर लो साइड में, जैसे मान लो 3/12 है और 4/12 है,
हम लोग कितना निकालना है 4, तो 1 प्लस कर देंगे, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी इंटू 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया 3 इंटू 5 हमारा 15, 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 और 12 इंटू 5 कितना हो गया 60। हो गया, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 3/12 को, मतलब जो हमारा 1/3 था, सॉरी हाँ 1/3 था उसको हम लोग 4/12 लिखे, और जो हमारा 1/4 था उसको 3/12। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3/12, सॉरी 3/12 की जगह में लिख सकते हैं 15/60 और 4/12 की जगह में लिख सकते हैं 20/60। अब देखो भाई कितना नंबर निकालने बोल रहा है 4। तो बताओ 15 के बीच में 15 और 20 के बीच में 4 नंबर आते हैं, उसको लिख लेते हैं 16, 17, 18, 19 और सबका डिनोमिनेटर तो 60 डाल दो भाई, क्यों नहीं, इन दोनों के बीच का नंबर आ गया। तो देखो तो यही 4 नंबर निकालने, तो यही 4 नंबर आ गए, बस यही इतने ही सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, तो आप उसे उतारो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप उसे सॉल्व करके बताना मुझे। ठीक है, चलिए 1 2 3 पॉज कर लो और उतारो। चलो और दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, इंसर्ट, अब से नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ले 3/5 एंड 4/5, ये तो इजी है, ये तो इजी है भैया, फटाक से सोचो क्यों इजी है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है ना, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो सिंपल सा चीज क्या करना है, n का वैल्यू 6 दिया है तो इसको हम लोग बढ़ा करके क्या कर देंगे 6 + 1 कर देंगे, 7 हो जाएगा। इधर में लिखेंगे 3/5, इधर में लिखेंगे 4/5, ऊपर नीचे वही नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ये सॉरी 7 से 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, कितना हो गया 3 × 7 हो गया हमारा 21, 5 × 7 हो गया 35, 4 × 7 हो गया 28 और 5 × 7 कितना हो गया हमारा 35। ठीक है, अब देखो 21/35 एक जगह लिख लो, 28/35 एक जगह लिख लो, है ना। कितने नंबर निकालने हैं 6, 21 से लेके 28 के बीच में जो नंबर आते लिखो 22, 23, 24, 25, 26, सॉरी एक जगह बीच में और यहाँ पे 27, है ना। और सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा सेम ही हो जाएगा 35, 35, 35, 35, 35 और इसका भी 35, है ना। देखो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, बस इतना ही आंसर था हमारा। ठीक है, ये तो आप अगर चाहोगे तो और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कॉमन फैक्टर वन क्या करना होगा, काटना होगा, जैसे उसने तुम्हारा काटा था, है ना, वैसे ही। देखो अब इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के चले तो ये क्या हो जाएगा 1/3, सॉरी ये देखो 5 के 3 के टेबल से जाएगा आपका, ये फिर 7 के टेबल से काट दो 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो ये 3/5 हो गया। इसको अगर यही वाला नंबर को हम लोग यहाँ पे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। तो एक काम करो कंटिन्यूस काटते हुए चलो, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, तो 22/35 ही रह गया। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, वो एज इट इज हो गया। इन दोनों में कुछ फिर वही, हाँ इन दोनों में कॉमन दिख रहा है सर, ये 5 के टेबल से जाता है, ये भी 5 के टेबल से 5 टाइम्स में और ये 5 के टेबल से 7। ठीक है, अब देखो तो ये कितना जा रहा है आपका, कुछ जा रहा है क्या, कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, नहीं 26 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। फिर अभी क्या हो गया 27/35 और लास्ट हमारा आ गया, इसको अगर हम लोग कट करते तो हो जाएगा हमारा 4/5। देखो तो इतने सारे नंबर आ गए। ठीक है, आप किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में काट करके पहुंच सकते हो अपना फ्लैशबैक याद करके जिससे आपका कटा था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, जो हमारा इर्रेशनल नंबर बता रहा है, बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, तो आप लोग उसको बना करके कमेंट डाउन भी मुझे आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसे उतार लिया होगा 1 2 3, चलिए
क्या है वो क्वेश्चन? क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन है इंसर्ट 8 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/7। ये आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाक से आप इसे उतार लो। 1 2 एंड 3। चलो फटाफट भैया हेडिंग डाल लीजिए। एक और घमासान युद्ध का, एक घमासान चैप्टर का, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर का, जिसका नाम है इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरैशनल नंबर क्या होता है, इसको जानने से पहले और सारे नंबर को पढ़ते हैं। अच्छा भैया अब एक बात बताइए, अगर हम 1 से गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे जाते हैं? इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जी हाँ, इन सब नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो 1 2 3 4 के जाते हैं। ठीक है, नेचुरल, और उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यही इसमें एक स्टार्टिंग में अगर 0 लगा दिया, फिर वापस से लेके 1 2 3 4 तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे, जिसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं, है W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोचो, अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दे, अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से भी इधर इधर भी इधर डॉट डॉट जाए, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर्स, जिसको हम लोग I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और वैसे ही अभी एक और नंबर आपने पढ़ लिया, क्या नंबर पढ़ लिया? रैशनल नंबर भाई, रैशनल नंबर। ओहो, ओ रैशनल नंबर जिससे 0 2/3 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? Q से रिप्रेजेंट। ठीक है भैया जी। अच्छा, अब एक सवाल उठा, इतने सारे डिस्कवरी हुए मैथमेटिक्स में, नंबर्स में, तो एक बहुत आदमी लोगों ने ये सोचा, यार इतना सारा तो नंबर पढ़ लिया, जब रैशनल नंबर इतना सारा आ रहा, तो क्या और भी कोई नंबर होंगे? सोचो, आप ही सोचो। तो सबने सोचा और बोला कि हाँ, इनके बीच में भी कोई एक नंबर रहता है। तो अब इसको डिस्कवर किसने किया था? पाइथागोरियंस ने। किसने डिस्कवर किया था? पाइथागोरियंस। जगह नहीं है, मैं मिटा के लिख देता हूं। पाइथागोरियंस, अरे भैया पाइथागोरस नहीं, पाइथागोरियंस। आप भी सोच रहे हो कि पाइथागोरस। पाइथागोरियंस ये वो थे जो पाइथागोरस के फॉलोअर थे, फॉलोअर ऑफ ग्रेट ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस। ठीक है, इसके वो फॉलोअर्स थे। अब इसके फॉलोअर्स थे तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? और पता है, इन्होंने जो डिस्कवर किया, इनके ही मेथड से, वो जो आपने हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पढ़ा है ना, इनके ही मेथड से उन्होंने उन इरैशनल नंबर का डिस्कवरी किया। जब बोला गया कि इनके बीच में भी कोई नंबर आता तो बोलते इरैशनल नंबर आते हैं भैया, कैसे आते हैं? उन्होंने ये रिप्रेजेंट करके दिखाया। भाई मैं भी आपको समझाता हूँ कैसे किया, आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आदमी ऐसा कैसे सोच सकता है इतना दूर दूर तक। अपना तो दिमाग ही नहीं चलता, अपना तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है सर, है ना। हम तो जैसे तैसे करके 9 पे आ गए भाई, बहुत बड़ा बात है हमारे लिए, बट हम लोग से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। अभी देखो ध्यान से समझो, हम समझाते हैं। अब बोलता है, क्या बोलता है? इस तरीके को समझते हैं। इस तरीकों को मैं आपको समझाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। देखो तरीका क्या है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पहले आपको तो ये डेफिनेशन ही बता देते हैं, है ना। एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in form of
P by Q where Q not equal 0 and have only and not having common factor except 1। ठीक है, मतलब 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और इसको हम लोग P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। इसी नंबर को हम लोग नाम देते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी नंबर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं भैया? इरैशनल नंबर। ठीक है, अब ये इरैशनल नंबर को समझने का तरीका हम बताते हैं, इसको कैसे लोकेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार बता देंगे, पक्का गारंटी दे रहे, कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखो, बस इसको जानने से पहले हम लोग को स्टार्टिंग के, जब हम लोग 8 में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम जो था हमारा, उसको हम लोग क्या लेते हैं। अच्छा, पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें लॉन्गेस्ट आर्क हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? पाइथागोरस states that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other sides of the triangle. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other side of the triangle। मतलब कि क्या बोलना, सीधा सीधी बोलिए ना भैया, h स्क्वायर p स्क्वायर और b स्क्वायर, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिख देना, राइट ट्रायंगल बोल देना। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है भैया। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही बोल रहा है हम लोग को, यही पढ़ना। अब समझो यही हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। एक काम करेंगे हम लोग, ये आप लोग लिख लो, एक जगह लिखना होगा तो 1 2 3। चलो अब मिटाओ। अब देखो क्वेश्चन कुछ क्या है। अब जैसे क्वेश्चन को सॉरी नहीं बोलेंगे, जैसे सपोज करो कि रिप्रेजेंट की एक नंबर लाइन, यहाँ पे हमने लिखा 0 या -2 करके, और ऐसे ही जाते जाएगा। यहाँ पे हम लिए 1, यहाँ पे हम लिए 2, 1 लिए 2 लिए, और यहाँ पे हम ले लिए सपोज 3 लिए, और ये फिर आगे तक जा रहा है। समझते हैं, हमने काम किया। देखो भाई, इतना लंबा ये 1 है, इतना लंबा ये 1 है, हम इतना ही लंबा एक यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन स्ट्रेट खींचते हैं, एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर, अच्छा 1 यूनिट्स का एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे खींचते हैं। तब एक बात बताओ, हम लोग को इसका लेंथ निकालना है, जो ये लाइन इसको ऐसे जोड़ रहा है, इस लाइन का लेंथ निकालना है। सपोज अगर हम इसको हम लोग O मान लिए, ये पॉइंट को अगर हम लोग A मान लिए, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, B मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये अपना क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू तो क्या था भैया? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। तो हम लोग का जो ये OB का स्क्वायर है, यही हाइपोटेनियस है, तो हम लोग OB को निकाल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि OB का स्क्वायर बराबर होगा BA का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर से, है ना। अब ध्यान दो, BA का स्क्वायर क्या है भैया? BA ये कितना है? एग्जैक्ट 1 है, और इतना ही लेंथ का हम लोग एक परपेंडिकुलर खड़ा किया जो भी 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 के बराबर। जब OA का स्क्वायर अगर 2 के बराबर है, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर दे, तो OA का स्क्वायर हो जाएगा OA, और ये हो जाएगा √2 के बराबर, है कि नहीं है भाई?
देख भाई देख, तेरे सामने √2 निकाले, देख किस तरीका से निकाले, समझ में आया? एकदम पूरा फील आ गया होगा भाई, एकदम फील आया होगा। क्या की वापस समझाते हैं। एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट की, उसमें 1 यूनिट का लेंथ लिए, वही 1 यूनिट का लेंथ जितना लिए उसको हम एक परपेंडिकुलर भी बना दिए, ठीक है। अब वो जो उसका टिप है, उसको उसका इनिशियल पॉइंट से उसका टिप को हम लोग मैच किए, मैच करने के बाद कुछ लेंथ ऑफ लाइन बना, वो लेंथ मेरे को पता नहीं, अपने को निकालना है। कैसे निकालना है? पाइथागोरस की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम का मदद से। जब पाइथागोरस का थ्योरम लगाए तो पाइथागोरस का थ्योरम से कुछ ऐसा आया, OB का स्क्वायर बराबर हो गया OA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर से जब हम लोग किए तो 2 आया, OS का स्क्वायर और OA बराबर आ गया √2। तो ये लेंथ कुछ आ गया, कितना आया भैया? √2 के बराबर आया। अच्छा, अब तो ये इन दोनों से √2 थोड़ा बड़ा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंपास लेंगे, कंपास लेने के बाद इस जगह से इसका पॉइंट को हम लोग या उसका नीब को यहाँ रख करके ऐसे हम लोग इस पॉइंट पे रख करके उसको ऐसे ऐसे काटेंगे। कुछ देखो, इससे ऐसे 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 यहाँ पे काट, तो यहाँ पे ये √2 रिप्रेजेंट हो गया। कितना रिप्रेजेंट हो गया भैया? √2 रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, मतलब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बना √2 के बराबर। अब समझो, अब वैसे ही हमें क्या करते हैं, एक लाइन को ऐसे सीधा खड़ा कर देते वापस से, है ना, एक और सीधा लाइन ऐसे खड़ा कर देते, जो भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का होगा, 1 यूनिट का होगा, ठीक है, वो भी 1 यूनिट का होगा। तो उस हिसाब से अगर हम इस पॉइंट को अगर हम लोग नाम दे दे C, है ना, और फिर O से लेकर के हम लोग यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दे, थोड़ा सा कटिए, यह ऐसे करके यहाँ पे जैसे इस जगह पे हम लोग जोड़ दिए, तो ये इसको हम लोग ले लिए D। तो ये वाला ट्रायंगल भी अगर हम लोग यहाँ देखें तो कुछ ऐसा बना, हाँ, ये √2 था, यहाँ से इसका लेंथ पूरा √2 है, ये 1 है ना, ये क्या हो गया हमारा OD और ये हो गया C, है ना, OD और C हो गया। वैसे ही समझो, OC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर क्या OD का स्क्वायर के बराबर होगा? OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर क्या OD के स्क्वायर के बराबर होगा? जी हाँ होगा। हम लोग लिख सकते हैं OD का स्क्वायर बराबर होगा OC के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर से। अब देखो OD का स्क्वायर क्या आ गया हमारा, ये OC का स्क्वायर, OC कितना है √2, सॉरी प्लस में 1 का स्क्वायर कितना आया, √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, है ना। अरे भाई बड़ा है ना, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, ये हो गया हमारा 3। नाउ OD का स्क्वायर आ गया 3 के बराबर, तो OD बराबर कितना हो जाएगा, √3 के बराबर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में तो आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा। अरे भाई अब बताओ, ये वाला जो लेंथ है ये कुछ कितना √3 के बराबर आया। फिर यहाँ पे कंपास का नीब रख करके फिर इसको ऐसे से गोल घुमाएंगे, कुछ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे फिर कुछ √3 के बराबर आएगा। जी हाँ आएगा, जी हाँ आएगा। बस यही तो हो गया भाई, इतना ही तो आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप सभी को, फील आ रहा होगा। बस ऐसे ही करते 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 उन्होंने बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट किए, बहुत सारे। अब मैं नहीं बोल रहा कि भाई अब पता है √2 और √3 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे नंबर है, वो भी रैशनल होंगे। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जब इसका हम लोग कुछ वैल्यूज ले लेंगे तो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ फील आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना भैया, तो एक चीज समझ में आएगी। मैं आपको एक चीज एक बता देता हूँ, इससे एक स्टेटमेंट पता चला। अगर एक नंबर लाइन है तो उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। समझ रहे हो? ऐसा मान लो अगर यहाँ पे 1 है तो हम बोल सकते हैं क्या ये 1 पे एक और नंबर होगा? नॉट पॉसिबल। अरे भाई अब एक कैंडिडेट, सपोज हमको एक ट्यूशन ही हम पढ़ा रहे हैं, फिर स्कूल पढ़ा रहे हैं, अब उस जगह पे मेरे को एक वैकेंसी निकला, मेरे को पढ़ाना बायोलॉजी का टीचर, है ना। तो बायोलॉजी का जो टीचर होगा, बायोलॉजी का टीचर का स्थान कौन लेगा? बायोलॉजी का ही टीचर ना लेगा। मैथ्स का टीचर का स्थान कौन लेगा? मैथ्स का ही टीचर ना लेगा, कोई और टीचर तो आकर के नहीं लेगा, है ना। जिसका वैकेंसी निकला हम लोग उसी का चीज भरेंगे। तो भाई वही बोल रहा है, अगर एक सीधा लाइन है, एक पॉइंट बना है, वहां पे अगर एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही नंबर लाई कर सकता है, क्या कर सकता है?
एक ही नंबर लाई कर सकता है। और जस्ट अगर इसका उल्टा पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़े, एक नंबर लाएंगे उस पे एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही नंबर लाई करेगा। और अगर उल्टा पढ़ेंगे तो बोलता है कि एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होगा एक नंबर लाइन पे, एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक और रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन के लिए। मैं आपको इसका एड टू डिटेल आपको लिख के बताता हूँ, आप फटाफट आप इसे लिखो, फटाफट आप इसे लिखो। मैं 3 तक गिन रहा हूँ, उसको मिटाता हूँ, फिर आपको हूबहू वो चीज मैं लिख करके दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5। चलिए अब इसको मिटाते हैं। corresponding to every रियल नंबर। अगर कोई रियल नंबर देख करके तुम लोग चौकन्ना मत होना, रियल नंबर तुम लोग को पढ़ा दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, हम एकदम डाल देंगे। करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर, करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर। अब हो सकता है रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है एंड इरैशनल भी हो सकता है। There exists a there exists one and only one point on the number line। क्या समझ में आया? एक रियल नंबर के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट होगा उस रियल नंबर लाइन पे। उस जो एक्सिस हम नंबर लाइन का बनाए थे उसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, और उस रियल एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही नंबर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और अगर इसका कन्वर्स अगर हम लोग पढ़ दे, इसका अगर हम लोग उल्टा पढ़ दे, to convert corresponding to one and only corresponding to one point on the number line there exists only one real number। क्या बोल रहा है? इसका अगर हम लोग कन्वर्स पढ़ेंगे, कन्वर्सली मतलब उल्टा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलता है? corresponding to one point there exist corresponding to one point there exist only one real। समझ में आया? आई होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके बाद कुछ 2 थ्योरम है जिससे हम लोग रैशनल और इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। तो वो थ्योरम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तब तक के लिए आप इसको फटाफट उतार लो, फिर वो थ्योरम को अच्छा से हम लोग समझते हैं। चलिए 1 2 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ गए थ्योरम की तरफ। थ्योरम से तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए आप लोग भी, ठीक है? तो थोड़ा हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो भाई फटाफट क्लास चल रहा है, तो आप लोग को लग रहा होगा मास्टर तो खाली पढ़ाते जा रहा है, कुछ मौज मस्ती हो नहीं रही है। जब मौज मस्ती करने आया है, पढ़ चुपचाप। बहुत है यार, मौज मस्ती कर रहे, मौज मस्ती होते रहेगी भाई। अभी तो पढ़ने आया, अभी तो पढ़ लो, ठीक है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर एंड p इज अ प्राइम नंबर सच दैट p डिवाइड्स n स्क्वायर, देन p डिवाइड्स n। क्या बोल दिया सर? मैथ्स तभी तक अच्छा था जब तक नंबर्स थे। ये अल्फाबेट क्यों है? चलिए अल्फाबेट में फिर भी x और y ठीक था, क्योंकि x को तो हम लोग याद कर लेते थे कभी कभी और y से गुजारा हो जाता था। अब यहाँ पे आप क्या MNP लेकर के आ गए सर? सो डिस्गस्टिंग मैथ्स, सो डिस्गस्टिंग। टेंशन मत लो भाई, समझाते हैं, फील करवाते हैं, तब पढ़ने में मजा आएगा। क्या बोल रहा है? इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, मतलब कि n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। सपोज चलो हम लोग उसको मान लेते हैं कोई भी एक नेचुरल नंबर है, जिसको हम ले लिए 4 ले लिए, ठीक है? और एट p इज अ प्राइम नंबर सच दैट,
अब बोल रहा है p को एक प्राइम नंबर ले लिए, मान लेते चलो कि हम लोग p को ले लेते, p जो है p को हम मान ले बेटा 2 मान लिए, क्या मान लिए बेटा 2 मान लिए। चल अब क्या बोल रहा है, प्राइम सच दैट p डिवाइड्स n स्क्वायर देन p डिवाइड्स n, मतलब अगर p n का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो अगर 4 का स्क्वायर कितना रहता है 16, अगर p n का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो होगा वो n को भी डिवाइड करेगा। देख लो भाई 4 का स्क्वायर है 16, 16 को तो डिवाइड कर ले रहा है, हाँ तो अब वैसे बात है जो इसका अंडर रूट होगा n जो होगा 4 उसको भी डिवाइड कर लेगा, हाँ जी हाँ, इसको डिवाइड करने से कितना रहेगा 2, इसको डिवाइड करने से कितना रहेगा 4। बस यही फुद्दू सा चीज तो था, खाली इतना लिखा हुआ है, समझ में आया, टेंशन नहीं लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ n and m are natural number, if n and m are natural number such that and p is a prime number such that p divides mn, then p divides m और p divides n और p divides m। मतलब एक काम करो n और m कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो ना भाई, एक काम करो, चलो हम लोग लेते हैं एक प्राइम नंबर लेते हैं और एक और नंबर लेते हैं, क्या नंबर लेते हैं, और एक इवन ले लेते हैं, मान लो 11 ले लिए और 12 ले लिए, ठीक है, एंड p इज अ प्राइम नंबर, क्या लिया p इज अ प्राइम नंबर, चलो p प्राइम नंबर ले तो p हम लोग यहाँ पे जो n एंड m लिए हैं वो कितना 11 12 ले लिए और p को जो प्राइम नंबर उसको 3 मान लिया, चलो ठीक। क्या बोल रहा है, सच दैट p डिवाइड्स mn, mn मतलब m into n है ना, m into n मतलब 11 कितना बार डिवाइड कर ले रहा है कौन p का वैल्यू कितना है 3। अगर p mn को डिवाइड कर ले रहा है तो p या तो m को डिवाइड करेगा, मतलब या तो p 11 को डिवाइड कर रहा है या फिर p 12/3 को डिवाइड कर रहा है, वही लिखा है, देन p डिवाइड्स m और p डिवाइड्स n और p डिवाइड्स बोथ, या फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेगा, मतलब 11/3 को भी कर लेगा 12/3 को भी कर लेगा, है ना। बट ऐसा हर कंडीशन में नहीं होगा, जैसे इस कंडीशन में देखो mn को p डिवाइड कर ले रहा है, m into n को p डिवाइड कर ले रहा है, देखो तो 11 into 12 को 3 डिवाइड कर ले रहा है, कैसे 3 के टेबल से 1 3 के टेबल से 4, ये तो डिवाइड कर ही लिया, है ना। और उसके बाद 11/3 को ये नहीं कर पाएगा, है ना, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या तो m को डिवाइड करेगा p, या तो n को करेगा, या तो फिर दोनों को, पर इस केस में क्या हो रहा है खाली m को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही या वाला कंडीशन था, यही आपको समझा दी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के। यही थ्योरम अभी हम लोग लगाएंगे, यही थ्योरम से हम लोग इर्रेशनल नंबर को प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। आप इसको उतारो, मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं जो कि हर बार अधिकतर यही 3 जो नंबर्स होते हैं आपको रिपीट करके आते हैं, आप उसे ध्यान से समझ लेना, कभी भूल चूक नहीं होगी मेरे भाई। उतार लो, चलो फटाक से 1 2 3 चलो। देखो 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी रहता है, एक मैं समझाऊंगा, 2 आपका होमवर्क रहेगा, सेम एज इट इज आपको बनाना है। प्रूव दैट 1 होगा 2 होगा 3 होगा, √2 √3 √5 इज irrational is irrational, बस यही देगा। हम लोग कल √2 को प्रूव करके दिखाएंगे, उसके बाद बाकी आप लोग समझ जाएंगे, खुद ब खुद उतार देंगे। तो √2 को कैसे हम लोग प्राइम नंबर इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम √2 इज रैशनल। अब ध्यान समझने से कैसे करेंगे भैया, आप बोलेंगे कि अभी इर्रेशनल नंबर आपको प्रूव करना था, आप तो रैशनल लिख रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। भैया हम गलत नहीं पढ़ा रहे, आपको समझो। एक बात बता रहे, अगर आपके पास 2 कंडीशन है, एक होता है सच, एक होता है झूठ। अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच तो आप होंगे, बट अगर आपका सच जो है उसमें कुछ झूठ निकलेगा तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं,
या समझो जैसे मान लो कि आप एक चोर है, एक चोर को पुलिस पकड़ लिया, ठीक है, या फिर चोर या फिर कोई भी एक इंसान को पकड़ लिया, उससे कुछ कुछ सवाल पूछा, ठीक है, तो अगर वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं हम गलत नहीं है, हम सही हैं, तो क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर रहा है कि हम सबको सबने प्रेडिक्ट कर रहा है और साथ साथ बोल भी रहा है कि नहीं हम जो है सही है ना, तो बोलेगा कि हम सही हैं। अब पुलिस उससे कुछ कुछ सवाल पूछेगी, अब कुछ कुछ सवाल के सामने वो प्रूफ रख लेगा, अगर ये स्टेटमेंट अगर उसको हम गलत प्रूफ करके दिखा दिए तो वो गलत ही बोल रहा, वो झूठ ही बोल रहा, सच नहीं बोल रहा, यही होगा। यही केस हमारा रैशनल और इरैशनल में है। अगर एक नंबर को अगर हम लोग रैशनल एज्यूम किए हैं, अगर प्रूफ जो है हमारा स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो गया, हमारा अगर स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि वो रैशनल नहीं है, तो वो रैशनल की जगह क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा, बस यही है। तो अभी रैशनल है, रैशनल का कुछ कुछ स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, कॉमन फैक्टर जो होगा 1 ही होना चाहिए। ये हम लोग रैशनल नंबर में पढ़े थे भाई, यही हम लोग रैशनल नंबर में पढ़े थे, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा जो 1 ही आएगा, है ना। और इरैशनल में क्या था कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यही था। बाकी अगर हम एक भी चीज अगर गलत प्रूफ हो गया तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, इरैशनल मान लेंगे। तो चलो देखो हम लोग लेट एज्यूम रूट 2 इज रैशनल, देन क्या होगा भैया, रूट 2 बराबर होना चाहिए p बाई क्यू के फॉर्म का, है कि नहीं है कि नहीं है भाई, होना चाहिए बराबर, ठीक है। अब अगर रूट 2 बराबर होगा p बाई क्यू का, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायरिंग, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई में q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या लिख दिए, p स्क्वायर बाई में q स्क्वायर। नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, है ना। अब एक बात बताओ, सुनो यही वाला स्टेटमेंट देखो, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, क्या इसको 2 डिवाइड कर रहा है, क्या इसको 2 डिवाइड कर रहा है, जी हाँ डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इफ 2 divides, देखो 2 डिवाइड्स यहाँ पे अगर कर रहा है तुम्हारा p स्क्वायर, देखो ध्यान से समझो, हम बता रहे यहाँ पे q स्क्वायर है, q स्क्वायर को भी डिवाइड, देखो अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये स्टेटमेंट को भी डिवाइड कर रहे हैं तो p स्क्वायर को भी डिवाइड कर लेगा। हम लोग इफ 2 divides p स्क्वायर देन 2 divides p, पहला थ्योरम याद करो, पहला थ्योरम याद करो, है कि नहीं, क्या बोलता है पहला थ्योरम, बोलते हैं कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, मतलब कोई भी एक नंबर अगर एक नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस साथ ही साथ वो उसका एक्चुअल नंबर को भी डिवाइड करेगा, वही हम यहाँ पे लिखे। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ अब हम लोग p के जगह में लेट p इक्वल टू m, हम लोग क्या लिखेंगे, p के जगह में हम लोग 2m डाल देंगे, मतलब p के जगह में हम एक 2m का वैल्यू डाल दें, जहां पे m को दुगना करते हैं तो p ऑब्टेन होता है, ठीक है। हम लोग ये कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे देन अब बताओ क्या, हम लोग ये तो 2q स्क्वायर वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू p के जगह में क्या पुट कर दिए, 2m पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का q का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, है ना, 2 1 जा, ओ भाई 2 जा, कितना हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर होगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर होगा। नाउ इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देखो कैसे समझो ध्यान को, ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग को ये वाला स्टेटमेंट नहीं आया तो ऐसे समझ सकते हैं, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, अगर हम इसको इधर लिखेंगे तो लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर बाय में 2, यही से स्टेटमेंट आया। इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर then 2 divides p,
इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर बराबर होगा q स्क्वायर बाई 2 का, है ना, m स्क्वायर बराबर होगा q स्क्वायर बाई 2 का। तो अगर इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स q होगा, q होगा, होगा होगा, बस बस, जब एक चीज प्रूव हो गया। आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे, 3 तक गिन रहे हो, यहां तक बेटा मैं एक जगह एक और स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, 1 2 3, चलो क्या बोल रहा है, अब हम लोग इसको लिखेंगे। बट अब देखो, नाउ P and Q are having common factor 2, कॉमन फैक्टर 2 है। देखो तो इन दोनों कॉमन फैक्टर 2 है, एक्सेप्ट 1, मतलब सॉरी 2 है एक के बाद भी, बट रैशनल नंबर पे क्या था, उन दोनों कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, इररिड्यूसिबल फॉर्म पे होना चाहिए था, बट ये 2 भी हो गया। ले, तो ये p बाई q का तो क्या स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो इसको हम लोग लेंगे बट दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब ये तो उसका साफा साफ इनकार कर दे रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स द रूल ऑफ रैशनल नंबर, बट दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द रूल ऑफ रैशनल नंबर। तो हम लोग इसको साफा बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप ही बताओ, बोल सकते हैं कि ये क्या रूट, देन हम लोग लिखेंगे देन आर assumption was wrong, assumption was wrong। तो ये क्या हो गया हमारा assumption हमारा wrong हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना √2 is irrational। सीधा सा बात है ना, बोले ना कि अगर सच नहीं है तो आप झूठ है, और आप झूठ नहीं है तो सच है, बस वही है। अब रैशनल नहीं है तो सीधा सा बात है फिर रैशनल है। समझ में आ गया, यही था भाइयों, यही था भाई, बहुत आसान तरीके से बताया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो यही जैसे एज इट इज स्टेटमेंट लिखे ना, ये एज इट इज स्टेटमेंट को भाई अगर नहीं आप रट लो, आपको ऐसा ही हर एक जगह पे करना है। अगर आपको रूट के अंदर कोई भी एक नंबर डाल दे तो आपको इस तरीका से ही सॉल्व करके दिखाना है, आपको इस तरीका से ही सॉल्व करके दिखाना है, इसके अलावा आप और कुछ नहीं लिखोगे। समझ में आया, सब कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आप इसे कॉपी करो और बाकी इन दोनों को आप एज अ होमवर्क ट्राई करोगे, ठीक है भाई। ये अधिकतर ऐसे ही पूछता है, और √7 दे देगा, √11 दे देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं देगा भाई। अधिकतर यही 3 ही क्वेश्चन से आता है आपका, आप देख लेना, ठीक है। तो अब इसे उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, चलिए काम करते हैं यार, लिखने क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं मिटाते हैं, उसके बाद ये करते हैं 1 2 3। चले हम लोग आगे ये वाले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो भाई, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब बच्चा जैसे ही 9 में आता है, 9 में आने के बाद जब वो रैशनल और इरैशनल नंबर पढ़ता है ना, तो रैशनल नंबर तो कर ही लेता है क्योंकि वो 8 पढ़ के आया है। बट जैसे ही इरैशनल के टॉपिक पे घुसता है ना यार, तो क्या होता है पता है, मतलब कैसे बताया तुम लोग को कि उसको लगता है कि ना यार ये प्रूविंग वगैरह मेरे से नहीं होगा यार, इतना स्टेटमेंट लिखना क्या है, आलतू फालतू वगैरह वगैरह कुछ नहीं है भाई। हम बता रहे सीरियसली, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से आ रहा है, अगर आप स्कूल्स पे अच्छा से पढ़ रहे हो, आपके टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आप उसे ध्यान से देख रहे हो, तो बताओ इरैशनल नंबर भी उतना कुछ हार्ड नहीं है जितना आपको जिस तरीके से आपके टॉपिक पे दिया है, ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं है। देखो भाई, होता है मैथ्स हार्ड होती है, ठीक है, ये सबको लगता है, बट अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान देते हुए चलो तो मेरे को नहीं लगता कि मैथ्स उतना भी हार्ड है, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आप देख करके ना अचंभित सा हो जाओगे, बट पता है इसका मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो होता है वो ऑलरेडी सेम होता है।
अभी जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट 7 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल एंड 6 रूट 5 इज इरेशनल। इन दोनों को प्रूफ करके दिखाओ। तो हम यहाँ पे एक बीच से दरार खींच देते हैं, फिर हम लोग को प्रूव करके बताते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ना तुम अपना अप्रोच को बढ़ाओ कि क्या करना है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने क्या देखा, पहले हम वो जो नंबर दिया उसको रैशनल मान लेते हैं। अगर हम उसको रैशनल प्रूव नहीं कर पाए तो वो सीधा सीधी बात है इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे केस पे आप लोग क्या समझे कि जो आपका रूट 3 रूट 2 फिर हो गया आपका रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8, ये सब जो नंबर है जो नन स्क्वायर नंबर होते हैं, जो नन स्क्वायर नंबर के अलावा जितना भी आप उसका स्क्वायर रूट अगर कर दो सबके सब इरैशनल बन रहे हैं। आप ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना। नन स्क्वायर नंबर को अगर आप अंडर रूट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट इरैशनल को प्रॉपर्टी शो करता है और इरैशनल होता ही है। तो अगर आप ये चीज ध्यान से देखो तो इसमें भी समझो तो वही मेरे को करना है, इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे और अगर हमारा असम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो सीधा सा बात है कि इरैशनल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे लेट 7 माइनस 2 रूट 3 लेट 2 रूट 3 be a rational number r से r लिखते हैं, से r। ठीक है, अब हम लोग इसको r मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 रूट 3 जो होगा वो r के बराबर होगा, है ना। अब एक तो बात सोचो, ये r को हम लोग इधर लेके आते हैं और माइनस 2 रूट 3 को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस r इज इक्वल्स टू 2 रूट 3, है ना। और इस 2 को 2 रूट 3 का मतलब 2 इंटू रूट 3, 2 इधर डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस r बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट 3, है ना। 7 माइनस r इज इक्वल्स टू रूट 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब एक बात बता ना, अगर 7 माइनस 2 रूट 3 7 माइनस 2 रूट 3 को हम लोग एक रैशनल नंबर r माने तो उस हिसाब से 7 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू r हुआ। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस r इज इक्वल्स टू 2 रूट 3, मतलब उस केस में क्या होगा, हमारा 7 माइनस जो r होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अरे सीधा सा बात है ना, आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, कोई भी एक नंबर रैशनल नंबर है, कोई भी दो रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को आपस में एक रैशनल नंबर से माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करते हैं तो जो ऑब्टेन होता है वह रैशनल नंबर आता है ना, वही आता है। फिर वैसे ही उसको पहले माइनस किए फिर वो एक नंबर से उसको डिवाइड कर दिए तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी जो आएगा रैशनल नंबर आएगा। बट रूट 3 इज इरैशनल, रूट 3 इज इरैशनल। कैसे इरैशनल है, जैसे हम लोग रूट 2 को प्रूफ किए थे वाला में, तो आप लोग रूट 3 रूट 5 को भी प्रूफ करेंगे तो वो भी इरैशनल आएगा। तो बट रूट 3 इज इरैशनल, सॉरी यहाँ पे ये स्टेटमेंट मत लिखना, बट रूट 3 इज नॉट रैशनल लिखना, इट इज नॉट रैशनल। सो दिस contradicts the statement ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं hence our assumption was wrong 7 minus 2 root 3 is irrational। बस इतना ही जानना है आप लोगों को, बस इतना ही जानना है आप लोग को। तो आप लोग को हो सकता है कि समझ में आ गया होगा, आप सभी से उतारो। ठीक है, आप सभी से उतारो, समझ में आ गया होगा। मैं 3 तक गिनता हूँ, सेम ये वाला भी वैसे ही होगा, सेम ये वाला भी जो होगा सेकंड वाला क्वेश्चन ये भी ऐसे ही होगा। आप सभी ने उतार लिया होगा तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान दे दो, फिर आगे आप इसे उतारते रहना, मैं टाइम दे दूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन की वैसे ही करेंगे। लेट एज्यूम 6 रूट 5 इज रैशनल
से r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6√5 बराबर होगा r का, है ना। तो √5 बराबर होगा r/6 का। अगर ये रैशनल है, ये तो रैशनल हो गया क्योंकि रैशनल को अगर रैशनल से डिवाइड करते तो रैशनल आता है। बट √5 इज नॉट रैशनल। √5 इज नॉट रैशनल। कैसे? अभी आपको पहला क्वेश्चन में बताए थे ना, वैसे ही प्रूफ करके, जैसे √3 √2 नहीं आया था। तो ये क्या होगा, इज नॉट रैशनल। हेंस तो क्या लिखेंगे, तो दिस स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सो दिस स्टेटमेंट, so this contradicts the statement, so this contradicts the statement, है ना। तो अब ये क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं भाई, अब तुम एक बात बताओ, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, hence our assumption was wrong, 6√5 is irrational, ठीक है। 6√5 is irrational। होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसे उतारो और आगे एक छोटा सा बस क्वेश्चन है, उसमें प्रूविंग थोड़ा है, वो उसको पढ़ लेते हैं। ये वीडियो सही में लेंदी हो जाएगा। मेरा मेन ये सोच रहा है कि इसको, इस लेक्चर, इस चैप्टर को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करें। एक हमारा रैशनल एंड इरैशनल हो गया, दूसरा हमारा रियल नंबर्स का होगा, तीसरा हमारा सर्ट्स का होगा। सर्ट्स का हम लोग कर लेंगे। उसके बाद सोच रहे एक और लेक्चर डाल देते हैं जिसमें हम पूरा का पूरा इन तीनों का खाली क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे एक और क्वेश्चन बढ़िया सा करते हैं और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। 1 2 3। तो आओ बच्चों, हम लोग आ गए इस बढ़िया सा और अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं और इस लेक्चर को मस्त तरीके से समाप्त भी करते हैं। तो चलिए, इसको क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सो डैट the sum of two irrational may not be irrational, the difference of two irrational may not be irrational, and the product of two irrational may not be irrational। अरे मतलब जैसे यहाँ पे नंबर डाल देना, सब कोई नंबर, ठीक है। irrational नंबर may not be irrational। बोल रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि 2 irrational को जोड़ो तो वो क्या irrational ही बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो वो इरैशनली बनाएगा, और 2 नंबर को ऐसा इरैशनल को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो इरैशनली बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता बेटे, कुछ भी हो जाए, वो धोखा दे करके जाती है। बस वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ हरदम दूंगी, पर वो धोखा दे देती है। तो इसीलिए आप समझ जाओ, इसे मैं कैसे समझाता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आपको कह रही है कि वो आपसे प्यार करती है तो जरूरी है कि वो आपसे प्यार करती है। समझ में आया? जैसे कि अगर 2 इरैशनल नंबर है, एक बोल रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और दूसरी वाली बोल रही है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों का जोड़ से एक नया प्यार करने वाला व्यक्ति पैदा हो जाए, ठीक है। क्या पता उन दोनों के बीच में दरार आ जाए तो वो एक रैशनल नंबर को जन्म दे दे, है ना। तो मैं ऐसे यही समझाना चाहता हूँ कि ध्यान से देखो, मैं पहले नंबर को सॉल्व करता हूँ, पहला नंबर, तो दूसरा अपने आप खुद ब खुद आपके आइडिया में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, लेट a इज इक्वल्स टू 5√3। लेट a इज इक्वल्स टू 5√3 मत लिखो, एक काम करो 5 प्लस √3, ठीक है। एंड b इक्वल 2 प्लस √3, ठीक है। वेयर a, b आर इरैशनल। क्या है? आर इरैशनल। कैसे इरैशनल भाई? अभी पढ़े थे हम लोग एक जस्ट क्वेश्चन, क्या था 7 - 2√3 वाला जो क्वेश्चन था, उसको हम लोग क्या प्रूव करके दिखाए थे कि वो इरैशनल है। वैसे ये भी देखो √3 इरैशनल है, और एक इरैशनल नंबर में अगर हम एक नंबर को ऐड कर दिए तो वो क्या हो गया?
एक इर्रेशनल नंबर पे, अगर एक इर्रेशनल नंबर पे रैशनल नंबर ऐड कर रहे तो वो आपका इर्रेशनल नंबर ही हुआ, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया, इर्रेशनल, ठीक है। इन दोनों का दोनों क्या हुआ, इर्रेशनल। एक काम करो यहाँ पे आप लोग माइनस ले लो, सॉरी माइनस ले लो, ठीक है। अपने को ये प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है ना, कैसे भी करके दिखाएंगे, सीधी सी बात है। नाउ सम ऑफ ए एंड बी इक्वल क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा, दोनों का सम करो, इक्वल 5 प्लस रूट 3 माइनस सॉरी प्लस में 2 माइनस में रूट 3, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 प्लस में 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल, बचा क्या 5 प्लस 2 उसको 7 विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। बस सिंपल तो है, ये ऐसे ही इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया वापस से समझा रहे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a जो है, a को हम लोग क्या माने 5 प्लस रूट 3, b को माने 2 माइनस रूट 3, क्यों माने, क्या बोल रहा है सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर दिखाना है। तो ये हम लोग जो दो नंबर a और b लिए दोनों को इर्रेशनल नंबर ले लिए, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे माने। अब क्या किए, अब सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर में नॉट बी इर्रेशनल, जरूरी नहीं है कि दोनों का सम करे तो वो इर्रेशनल बताए, ठीक है, कोई इंसान पलट भी सकता है। तो अब हम लोग इन दोनों का जब सम किए तो सम करने के बाद क्या हुआ, रूट प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसल आउट, बचा हमारा 5 प्लस 2 वो आ गया 7, जो कि एक रैशनल नंबर है। आया बात आपको समझ में, जस्ट वैसे ही डिफरेंस में करना है भाई, जस्ट वैसे ही डिफरेंस में करना है। अब एक काम करते हैं, आप इसको उतारो, मैं एक ही एग्जांपल दे देता हूं तो आपको आसानी हो जाएगी, तो आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यही वाला सेकंड वाला लोग सॉल्व करेंगे, इसको उतार लो भैया, 1 2 3, चलो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला सॉल्व करना तो क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल में नॉट बी इर्रेशनल, ठीक है। तो लोग लेंगे क्या लिख दिए, लेट a इज इक्वल्स 5 प्लस रूट 3, b इज इक्वल्स 2 प्लस रूट 3, वेयर a कॉमा b आर इर्रेशनल, वेयर a कॉमा b आर इर्रेशनल, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंस इज इक्वल्स टू a माइनस b होगा, तो क्या होगा 5 प्लस रूट 3 माइनस में 2 प्लस रूट 3 होगा, ठीक है, वही चीज होगा। अब देखो ये एज इट इज लिखा जाएगा, बट माइनस इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस, तो ये क्या हो गया -2 माइनस प्लस माइनस रूट 3। अब देखो वापस से प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसल आउट, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, विच इज रैशनल, ठीक है बेटा। देखो वो दो का डिफरेंस किए तो भी क्या आया, रैशनल नंबर आ गया। इर्रेशनल जरूरी नहीं है कि हर बार आएगा, समझ में आया। बट रैशनल केस में फिक्स था कि अगर दो रैशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमेशा रैशनल ही दिखाएगा, और दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहते हैं तो वो भी क्या दिखाएगा, रैशनल दिखाएगा। दो को अगर मल्टीप्लाई करते तो भी रैशनल दिखाएगा, और दो को हम लोग डिवाइड करते तो भी रैशनल दिखाएगा, बस के डिवाइजर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बट इर्रेशनल केस में ऐसा कुछ सीन नहीं है कि अगर हम लोग दो रैशनल नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही आएगा, मतलब दो इर्रेशनल को अगर ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो इर्रेशनल आएगा, समझ में आया। वैसे ही अब ये वाला भी सॉल्व करते हैं, उतार लो 1 2 3, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर में थोड़ा सा माइनर चेंज करना होगा। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है कि दो का प्रोडक्ट, अगर दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल दिखाइए, प्रूफ करके दिखाओ बेटी। चलो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। नाउ लेट a इक्वल 5 प्लस रूट 3 एंड b इक्वल 5 माइनस रूट 3, ठीक है, ठीक है। with a comma b are irrational, a comma b are irrational, ठीक है। now product of a and b इक्वल क्या होगा, a into b होगा,
ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस रूट थ्री, 5 प्लस रूट थ्री इंटू 5 माइनस रूट थ्री। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई ये अब बात सुन, अब बात सुन, ये देखो तो भाई a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है। हाँ देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो तो a प्लस बी 5 प्लस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री इसके फॉर्म में है, तो इसकी जगह में हम ये लिख सकते हैं क्या, आपने क्लास पहले पढ़ा होगा, आपने क्लास अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या पढ़े हुए ऐसे होता है ना, 5 एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर रूट थ्री इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो करते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट थ्री, बीच में प्लस का साइन है तो रूट थ्री क्या हो जाएगा 5 माइनस में। चलिए 5 इंटू 5 25 माइनस 5 रूट थ्री प्लस क्या हो जाएगा, देखो ये भी 5 रूट थ्री क्या होता है, बोला ना कोई भी रूट आपस में अगर मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर को ऑब्टेन कर लेता है। मतलब रूट थ्री हो जाए, रूट थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, और रूट थ्री का स्क्वायर होता है 3 माइनस 3 हो गया। अब देखो प्लस रूट थ्री प्लस 5 रूट थ्री माइनस 5 रूट थ्री कैंसल आउट, बचा कितना 25 माइनस 3 जो कि हो गया 22, जो कि हो गया 22, which is rational not rational। हमने hence प्रूव कर दिया है भाई, hence proved। ठीक है, अब हम अप्रूव्ड हो गए हैं। ठीक है, हम एक मैथ्स के स्टूडेंट अप्रूव्ड हो गए, हमको रैशनल समझ में आ गया है। आप इसे उतार लीजिए और हम इस एक थीन आपने उतार लिया। मैं आपको होप करता हूँ एकदम समझ में आया होगा, आसान तरीके से समझ में आया। अगर आप इसे बनाते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाओ, और अगर फिर भी आपको अगर डाउट होता है, फिर भी अगर आपको डाउट होता है, मैं उसके लिए भी ये देता हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है @इक्वेटिंग प्रॉब्लम के नाम से। ठीक है, आप इस चैनल में आकर के मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं जल्द से जल्द क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, और मैं आपसे यही आशा करूंगा आप क्वेश्चन बनाओ, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।